आप सभी से एक विनम्र निवेदन कि आप सभी इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और स्वयं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके द्वारा एक सब्सक्राइब से मेरे मनोबल में बढ़ोतरी होगी, जिससे मैं अधिक से अधिक अध्ययन कर पाऊंगा और आप सभी के सामने एक नई जानकारी, एक अच्छी जानकारी प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप भी लाभान्वित होंगे और हम भी लाभान्वित होंगे, जिससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और जब आप 10 दोस्तों के पास शेयर करेंगे, तो उनके द्वारा जब 10 सब्सक्राइब बढ़ेंगे, फिर वो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, तो इससे और हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आप अवश्य अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। जय माँ सरस्वती। सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक क्लास का टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं, जो कि 2024 एग्जाम के लिए है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं? तो गणित का। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जो पिछला अध्याय था उसी से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे और फिर नए अध्याय को भी देखेंगे। क्योंकि पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रज गुणन विधि से प्रश्नों को हल करना सीखा था। किससे? तो ब्रजगुणन विधि से। अब ब्रजगुणन विधि है क्या? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास समीकरण होते हैं, दो रैखिक समीकरण, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो आज भी हम लोग जो अध्याय में प्रश्न छूट गए थे उन प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने प्रश्न को। चलिए तो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5। इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न, दूसरा का पहला। इसमें पूछा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण हमारा दिया है 2x+3y = 7। 2x+3y = 7। इसे x+b y+c के रूप में लिखेंगे। 2x+3y-7 दूसरा समीकरण हमारा क्या है? a - b इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। a - b इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई = 3a प्लस बी माइनस 2। 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, इसे अगर हम लिखें, इस रूप में लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2 = 0। इसे हम बराबर भागों में बांट देते हैं। आप देखिए, हमें पहले देखना है कि ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान निकालना है कब? जब हम अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्तें। इसकी शर्त क्या होंगी कि जो तीनों गुणांक का अनुपात होगा वह एक समान होगा, अर्थात 2/a-b होगा 3/a प्लस बी बराबर -7 है, -7/-3a प्लस बी माइनस 2 यह होगा। क्यों? क्योंकि इसका शर्त क्या होता है? a1/a2 b1/b2 ये शर्त होती है। ये क्रॉस होगा और यहाँ पर 2 इसका गुणांक है, इसका 3 b1 और c1 -7। इसी प्रकार इसका a माइनस बी b2 a प्लस बी और c2 यह हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक बार इसको शांत करेंगे और इन दोनों की तुलना करेंगे, फिर इसको शांत करेंगे और इन दोनों की तुलना करेंगे। कैसे? तो 2/a - b =
7/3a+b-2 और यहाँ पर 2/a-b, सॉरी, यहाँ पर 3 वाला होगा, 3/a+b इज इक्वल टू 7/3a+b-2। ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 3 6a प्लस 2b, 2 दूनी 4 तो -4 इज इक्वल टू, फिर इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7a-7b कितना होगा। इधर हम लोग देखेंगे तिरछा तिरछी गुना, फिर 3 से 9a प्लस 3b, 3 दूनी के 6 -6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। जब इससे पुनः आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक वर्ग विशेष को एक तरफ रखेंगे और एक को एक तरफ रखेंगे। यह 7a और ए बी ये एक तरफ इस तरफ है, इसे भी इस तरफ लाएंगे तो शेष बचेगा हमारा -4 इज इक्वल टू 7a-7b। यह प्लस में है तो माइनस, और यह प्लस में है तो यह भी माइनस। ठीक इस प्रकार इसमें भी हम लोग करेंगे। इसका मान अधिक है, 9a का मान अधिक है तो इसको इधर लाएंगे और इस 6 को उधर धकेलेंगे तो 9a प्लस 3b, -6 तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो पहले इनको लिखेंगे तो -7a प्लस है तो यह भी -7b इज इक्वल टू, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा +6। ठीक, अब पुनः यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, 7a में से 6 से जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस होता है और 7 में से 6 गया तो a, यहाँ पर 7b और 2b, 7 और 2 9 हो गया तो -9b इज इक्वल टू -4, और यहाँ पर देखेंगे तो 9 में 7 गया 2a और 3b 7b, तो ये 7 क्या है, ऋणात्मक मान अधिक है तो इसका मान अधिक होगा, यानी -4b इज इक्वल टू 6। यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे तो a -2b इज इक्वल टू 6, यानी 2 3 6 अर्थात a-2b इज इक्वल टू 3। यह समीकरण 2 बना और यह हमारा समीकरण 1 बना। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि विलोपन विधि है क्या। तो आप लोग जानते होंगे किसी एक टर्म को हम लोग गैप करते हैं तो उसके बाद हम दूसरे टर्म का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर a-9b इज इक्वल टू -4, यह हुआ a-2b इज इक्वल टू 3, माइनस प्लस माइनस, क्या कट गया, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 7b इज इक्वल टू 4 और 3 7, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं। अब बात आती है चिन्हों की कि कौन चिन्ह होगा। 9 का मान अधिक है तो इसलिए यहाँ माइनस, और इसमें दोनों माइनस है तो यह भी माइनस, माइनस और माइनस क्रॉस, और 7 एकम 7 अर्थात b बराबर 1 आया। जब इस b का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, किसी एक में रखेंगे हम, तो क्या होगा, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे कि b का मान इसमें रखेंगे, a-2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, क्यों, क्योंकि b का मान जो है 1 है तो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद पुनः हम आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a-2 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये हुआ हमारा a का मान और यह हुआ हमारा b का मान। ठीक है, आप लोग इसे उतारिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे।
हम अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा का दूसरा का क्या देखेंगे, दूसरा। इसमें भी वही है, बस इसमें क्या है कि हमारा कोई हल नहीं दिया है कि के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण पहले हम लोग लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा है 2k माइनस 1, 2k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। यह समीकरण 2 और यह है समीकरण 1। ठीक, कह रहा है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होगी, कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होती है। तो आप जानते हैं कि इसका शर्त होता है a1 इज इक्वल टू a2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब हम यहाँ पर a1 और a2 लेंगे, तो a1 और a2 हमारा क्या होगा, a1 यानी कि पहला गुणन 3, a2 2k-1 इज इक्वल टू b1, यहाँ पर 1 गुणांक के रूप में है 1/b2 k-1। ठीक, इसके बाद यह बराबर नहीं है, तो इसे लिखने और ना लिखने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास दो अनुपात बचे, अब इन दोनों अनुपातों की आपसी संक्रियाएं करेंगे, यानी प्रक्रियाएं करेंगे, और उसके माध्यम से हम लोग हल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 3k-3, क्योंकि 3k और 3 फिर इसको गुणा करेंगे इज इक्वल टू 2k-1। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक वर्ग विशेष वाले को एक तरफ और एक को एक तरफ, इस यह और यह एक समान है, तो इसको एक तरफ करेंगे तो 3k, यह प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा -2k बराबर, यह -1 सेम होगा, यह माइनस में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +3। ठीक, अब आप देखेंगे कि 3k में से 2k गया तो k, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो k बराबर, यहाँ पर है प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 3 में से 1 गया 2 बचे, और चिन्ह किसका होगा तो प्लस का, क्यों, क्योंकि इसका मान अधिक है, तो ये हुआ हमारा k का मान 2। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्नों को बीजगुणन विधि से या इन अनुपातों की तुलना के माध्यम से हल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे उतारिए। इसमें मैंने क्या किया, पहले आप लोग फिर से समझ लीजिए कि इसमें किया क्या, दो समीकरण दिए थे, प्रश्न में ही दिया था कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, तो इसकी शर्त क्या होती है। मैंने अनुपात की जब तुलना बताया था, उसमें बताया था कि जब कोई हल नहीं होने के लिए शर्त होती है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, C1 और C2 बराबर नहीं है तो इसे हटा देते हैं। इन दोनों अनुपातों की तुलनाएं करेंगे, उसके बाद हम क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़े तो k का मान हमारा 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सीधे 4 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसे हल करना है, जैसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या बीजगुणन विधि से, किसी भी विधि से हल कीजिए, इसमें आपके प्रयास की बात है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होगा 4 से रिलेटेड। हम लोग देखेंगे 4 का तीसरा, पहला नहीं बनाएंगे और दूसरा नहीं बनाएंगे, इसे आप लोग बनाएंगे। 4 नंबर का तीसरा प्रश्न, और देखिए जो यह प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। लिखा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। एक लड़का था यश, जो कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित कर रहा है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो अब हमें तो यह देखना होगा कि कितने सही प्रश्न है और कितने गलत। तो अब हम लोग पहले मानेंगे कि हमारे जो सही उत्तर वाला प्रश्न है वह कितना है और गलत उत्तर वाला क्या है। तो माना सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या इज इक्वल टू x और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y। ठीक है,
ये सेम वाले प्रश्न की संख्या ये पूरा यहाँ पर उतरेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या क्या कंडीशन या शर्तें दिए हुए, उन शर्तों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। दिया है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं, जबकि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है, तो हमें 40 अंक प्राप्त हो रहे हैं। सही उत्तर पर कितने? 3 अंक। हमारा सही उत्तर वाला प्रश्न कितना है? 100 है और 3 मिल रहा है तो 3x होगा। कटौती कितनी हो रही है? 1 अंक की हो रही है तो -y, और हमें टोटल अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं? 40। यह हुआ पहला समीकरण। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अगला शर्त, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो, यानी कि सही उत्तर पर हमें 4 अंक और गलत पर 2 अंक की कटौती हो रही है, तो उसे 50 अंक अर्जित होता है, अर्थात 50। यह हुआ हमारा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे और उसके बाद हमारे प्रश्नों की संख्या ज्ञात होगी। ये पूछता है कि प्रश्नों की संख्या कितनी है। चलिए इसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या अपनाएंगे? तो विलोपन विधि अपनाएंगे। विलोपन विधि में क्या होगा कि देखेंगे किसी एक टर्म को शांत करके, तो यहाँ पर हम लोग y को शांत करेंगे, तो y का 1 गुना 2 है और 1 में 1 है, तो क्या करेंगे? इसको 2 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो समीकरण 1 गुने 1 गुने 2, ठीक है। अब बताइए माइनस करेंगे या प्लस? इन दोनों को घटाएंगे या प्लस करेंगे? तो जब दोनों चिन्ह एक समान होंगे तो हमें एक विपरीत क्रिया करनी होगी, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक की क्रिया करनी होगी, घटाना होगा। माइनस समीकरण 2 से 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, माइनस प्लस माइनस, यह कट गया, 6 में से 4 गया 2, क्यों? क्योंकि माइनस की यहाँ पर चिन्ह है और 6 का मान अधिक है तो धनात्मक चिन्ह। 80 में से 50 गया 30, 15 दूनी 30, x का मान हमारा आया 15। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो हम लोग पहले वाले समीकरण में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, जब इस x का मान यहाँ पर रखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, आगे लिखेंगे 3 गुने 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 15 तिया कितना होता है? 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा y का मान जो होगा वो 5 होगा। कैसे? 45 माइनस 40 बराबर y। क्यों? क्योंकि इस y को इस तरफ किए और y एक अलग वर्ग विशेष का था तो उसे एक अलग तरफ बैठा दिए। 45 में से 40 गया तो 5 और y का मान 5, x का मान 15। टोटल प्रश्न कितने होंगे? कुल प्रश्न इज इक्वल टू सही प्लस गलत उत्तर वाले प्रश्न, टोटल जोड़ेंगे तो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया। इसे हम लोग पुनः समझने का प्रयास करेंगे। एक लड़का है यश, वो एक परीक्षा दे रहा है, एक टेस्ट दे रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रश्न जो दिए गए हैं तो उसमें सही और गलत, यानी गलत जवाब देने पर अंकों की कटौती हो रही है। तो उसके द्वारा इस प्रश्न में 2 शर्तें दी गई। क्या है कि पहला शर्त यह है कि जब सही कर रहा है तो उसे 3 अंक मिल रहे हैं, जबकि गलत के लिए 1 अंक की कटौती हो रही है। इस प्रकार से उसे 40 अंक की प्राप्ति होती है। तो इसे कैसे प्राप्त किया गया? सही के लिए 3 अंक मिल रहे थे और सही प्रश्नों की संख्या x थी, तो 3x हुआ। 1 अंक की कटौती हो रही है, यानी कि घटाव हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस y, क्योंकि 1 मिल रहा था, 1 गुने y 1 बराबर 40। दूसरा शर्त था कि 4 अंक सही के लिए मिल रहे थे, जबकि गलत के लिए 2 अंक की कटौती हो रही थी, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 अंक की प्राप्ति हो रही थी। इस प्रकार से विलोपन विधि को अपनाते हुए इसे हमने हल किया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय।